आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। चीन एक ऐसा मुल्क है जो कि अपनी चालबाजियों से बाज आने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। वो बार बार बातचीत की मेज पर आता है, फिर मुकर जाता है। भारत पिछले 3 महीनों से चीन को समझा रहा है, ये बता रहा है कि जिनपिंग समझ जाओ, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो एलएसी के विवादित इलाकों से अब तक पीछे नहीं हटा है। ऐसे में भारत ने भी बीजिंग को लास्ट वार्निंग दे दी है। क्या है ये लास्ट वार्निंग, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। चीन के 7 एयरबेस पर हिंदुस्तान की नजर। एक्शन लेगी भारतीय वायुसेना, चीन में मचेगा गदर। काशघार, होतान, गारगुंसा, हॉपिंग, धोनकाजोंग, पैनगै, लिंजी, ये चाइनीज एयरफोर्स के वो 7 एयरबेस हैं जो एलएसी से एकदम सटे और हिंदुस्तान से महज कुछ ही दूरी पर हैं। चीन के ये 7 एयरबेस अब हिंदुस्तान की मुट्ठी में हैं। अगर यहां कोई भी हरकत हुई तो हिंदुस्तान को इसकी भनक पहले ही लग जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि चीन ने इन एयरबेस पर कौन कौन से विमान तैनात करके रखे हैं। हाल ही में हिंदुस्तान के राफेल से घबराकर चीन ने अपने होटान एयरबेस पर अपने सबसे तेज तर्रार फाइटर जेट J-20 तैनात किए हैं। बताया जाता है कि चीन अपने इस फाइटर जेट पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि राफेल के आगे चीन का J-20 20 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। J-20 के अलावा J-87, J-16S, Y-8, KJ-500 और Mi-17 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए हैं। वहीं नगारी गुंसा एयरबेस पर J-11S और J-16S फाइटर जेट तैनात हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय एजेंसियां पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एयरफोर्स के 7 एयरबेस पर नजर रख रही हैं। इसके पीछे की ये वजह है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन के एयरबेस हाल के कुछ दिनों में काफी एक्टिव रहे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन 7 एयरबेस पर चीन ने पक्के शेल्टर बनाए हैं। यहां रनवे की लंबाई भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा और मैन पावर तैनात की गई ताकि ज्यादा ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। इसके मद्देनजर सैटेलाइट, ड्रोन और कॉम्बैट पेट्रोलिंग के जरिए 24/7 भारत की तरफ से इन एयरबेस पर नजर रखी जा रही है। और साथ ही चीन की एयरफोर्स की एक्टिविटी को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी ऊंचाई वाले इलाकों में अपनी हलचल, अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने एलसी के पास वाले इलाकों में सुखोई 30, MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किए हैं ताकि चीन की किसी भी हरकत का जवाब फौरन दे सके। वहीं चीन भी हिंदुस्तान पर नजर बनाने की फिराक में है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के दूसरी ओर
लिंजी एयरबेस पर चीनी एयरफोर्स ने हेलीपैड का नेटवर्क डेवलप किया है ताकि वो उस इलाके में निगरानी के लिए ऑपरेशन को बढ़ा सके। वहीं सूत्रों के मुताबिक लद्दाख सेक्टर और अन्य अहम इलाकों पर चीन ने अपने एयरबेस पर सुखोई 30 जे सीरीज के फाइटर जेट, बॉम्बर प्लेन तैनात कर रखे हैं और भारतीय एजेंसियां इन पर सैटेलाइट और दूसरे माध्यमों से नजर रख रही हैं। मोहित खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल चीन अपनी चालबाजियों में जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने साफ संदेश दे दिया है कि चीन अगर अपनी चालबाजियों में इसी तरह से आगे हरकतें जारी रहता है तो फिर सैन्य बल का इस्तेमाल करने से भी हम गुरेज नहीं करेंगे। आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे साथ एक्सपर्ट का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने चीन को चेतावनी क्या दी है। अगर बातचीत हुई फेल तो युद्ध होना तय। सीडीएस रावत का ये बयान चीन के लिए न सिर्फ चेतावनी है बल्कि इशारा है कि पूर्वी लद्दाख में चीन अगर अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आया तो युद्ध ही आखिरी विकल्प होगा। सीडीएस रावत का ये बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग के बाद आया। तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ये साफ साफ संदेश और साफ तरीके से एक तरीके से चेतावनी चीन को दे दी है कि चीन चालबाजियों में अभी भी पीछे हट जाओ, अभी भी जो आगे लगातार कदम बढ़ा रहे हो उसमें पीछे हटने की जरूरत है, वरना सैन्य बल का इस्तेमाल करने से हम गुरेज नहीं करेंगे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या कुछ संदेश दे रही है, क्या कुछ संकेत कर रही है। हमारे पास खास पैनल जुड़ा हुआ है एक्सपर्ट्स का। जेकेएस परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ होंगे और साथ ही साथ प्रफुल्ल बख्शी भी अगले 1 घंटे हमारे साथ रहेंगे डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। इनकी राय बेहद जरूरी हो जाती है मौजूदा स्थिति में। जेकेएस परिहार साहब, जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, जनरल बिपिन रावत ने जो साफ संदेश दे दिया है चीन को लेकर, ऐसे में क्या समझें कि वाकई अब युद्ध की स्थिति है? देखिए, युद्ध की स्थिति तो मई जून से ही चली आ रही है और मैं इस बारे में बार बार मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हमें जो है इसमें सख्त कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि चीन जिस तरह से पूरी तैयारी के साथ 2-3 साल तैयारी करके अक्टूबर से उसने इन्फिल्ट्रेशन शुरू करे हैं, तो वो हटने के लिए तो आए नहीं है। अगर उन्हें हटना ही होता
तो वो अक्साई चीन एरिया में और उटान तरफ एयरबेस वगैरह को स्ट्रांग नहीं करते। गलवान वैली में उनकी आर्मी जो है हमारी आर्मी से ज्यादा नहीं होती। पेंगांग त्सो लेक में ऑप्टिकल केबल फाइबर नहीं होते। रावत साहब का जो बयान है वो मैं उसको कहाँ दिया गया है और किस संदर्भ में दिया गया है उसके साथ जोड़ना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि युद्ध कभी इस तरह की चेतावनी के साथ में कभी ना लड़े जाते हैं ना जीते जाते हैं। युद्ध की जो है उसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत जरूरी होता है और वो मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि हम वो समय अभी तक वो समय गंवा चुके हैं। रहा सवाल क्या अगर युद्ध होता है तो किस तरह का होगा, मैं आपको साफ बता दूं, पेंगांग त्सो लेक और गलवान वैली में कोई युद्ध होने की कोई मुझे संभावना नजर नहीं आती है। अगर हमें चाइना पे बढ़त लेनी है तो हमें उत्तराखंड के एरिया में कुछ एग्रेसिव एक्शंस करके वहां पर चाइनीज लोकेशंस को कैप्चर करना चाहिए। और दूसरा जो है सीपीईसी कॉरिडोर चाइना की बहुत बड़ी शक्ति बनता जा रहा है, तो अगर आपको युद्ध करना है तो आपको गिलगित बाल्टिस्तान में एंटर करना पड़ेगा। यही दो वीक पॉइंट है आज के टाइम में जहां पर भारत बढ़त ले सकता है। पेंगांग त्सो लेक और गलवान में बढ़त लेना मेरे हिसाब से जब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारी एयरफोर्स जो है चाइनीज एयरफोर्स को के ऊपर बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी दिखा सके। तो युद्ध की संभावना मुझे नजर आती नहीं है। ये तो एक कहने वाली बात ही नजर आ रही है। आपने एयरफोर्स का जिक्र किया तो मैं प्रफुल्ल बख्शी साहब का रुख करूंगी। प्रफुल्ल सर, आपको लगता नहीं कि पिछले 3 महीने से ही एलएसी पर जिस तरीके की तनाव की स्थिति है, इसी बीच राफेल का हिंदुस्तान आना, क्या चीन के कान खड़े नहीं हुए होंगे? क्या चीन को इससे सबक नहीं लेना चाहिए? देखिए, बात एक बड़ी क्लियर कर दूं, राफेल बहुत उम्दा एयरक्राफ्ट है। मेरे हिसाब से उनकी J-20 से भी बेटर है। हाँ। बट 5 राफेल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमको सोच लेना चाहिए। हमारे पास पूरे को 2 स्क्वाड्रन के राफेल की जरूरत है और वो कब आएंगे ये आप खुद ही अपने से पूछिए। लड़ाई शुरू होके खत्म भी हो जाएगी और राफेल के स्क्वाड्रन नहीं बन पाएंगे। ये 5 स्क्वाड्रन 5 एयरक्राफ्ट से कोई फर्क नहीं, उसमें 3 फाइटर 2 ट्रेनर। सो देखिए, मैं ये पहले से कहता हूं आपके चैनल पे कि जो एयरक्राफ्ट हमारे पास थे, सुखोई 30, MKI, सुखोई 30, मिराज 2000, MiG-29, ये सारे के सारे जैगवार्स मिला के मोर देन सफिशिएंट है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है हम इनिशिएटिव और सरप्राइज हमारे पास होनी चाहिए थी, वो हमारे पास नहीं है। एयर एक्शन वो होता है जो आर्मी को सर, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हमको रहना चाहिए। अगर राफेल आया है, अभी 5 ही आए हैं, बाकी भी आ ही जाएंगे। साथ ही साथ इससे पहले बहुत से फाइटर जेट्स हैं हमारे पास जो कि मजबूत हैं। चीन पाकिस्तान कहीं टिकते नहीं उनके आगे। साथ ही साथ गलवान का जिक्र अगर जेकेएस परिहार साहब ने किया, आऊंगी सर आपके पास, आऊंगी आपके साथ। जी, खत्म कर दूं, वो ये कह रहा था प्रफुल्ल सर आपके पास आऊंगी। आपको माफी के साथ रोक रही हूं क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एसपी सिन्हा सर आपसे मेरा सवाल है। चूंकि गलवान का जिक्र जेकेएस परिहार साहब ने किया, ये वही गलवान है जहां पर हमने 20 सैनिकों की शहादत जरूर हमें मिली, लेकिन उधर हमने 35 से 40 चीनी सैनिकों को मार गिराया। साथ ही साथ उसी के बाद प्रधानमंत्री का ले जाना, रक्षा मंत्री का पहुंचना, सीडीएस का पहुंचना, थल सेना प्रमुख का पहुंचना और वहां से चीन को यह साफ संदेश देना कि 1962 वाला भारत नहीं है हम, तो चीन भूल ना करे। ये क्या कड़ा संदेश नहीं है चीन के लिए? एकदम। देखिए, गलवान में 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों को कहा जाता है गलवान के बलवान। तो गलवान के बलवान हमारे 16 बिहार रेजिमेंट के जो जवान और ने जो पराक्रम दिखाया, शौर्य दिखाया, वो अद्वितीय है। पहली बात। दूसरी बात कि जो मीडिया में या ऐसे ऑफिशियल रिपोर्ट आ रहा है कि सिर्फ पीएलए ट्रुप्स खाली 40 जवान मारे गए हैं, ये गलत है सूचना। मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये फिगर कम से कम 123 का है। 123 पीएलए ट्रुप जवान मारे गए हैं। देखिए, 57 हेलीकॉप्टर, 57 हेलीकॉप्टर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए ऊपर नीचे किए। तो यदि 57 × 2 कीजिए तो भी 100 से ज्यादा है। 57 × 3 कीजिए तो 135 140 के तरफ पहुंचता है। तो चाइना, यदि 40 ही फिगर होता तो चाइना एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? चाइना इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये फिगर बहुत हाई है। इससे
यदि वो हाँ। पब्लिकली इसको जी मानता है, सर। स्वीकार करता है, तो उसकी पूरी लेकिन ये वही चीन है जो अपनी सैनिकों की शहादत तक भी स्वीकार नहीं करता। ये वही पाकिस्तान का दोस्त चीन है, ये वही कायर चीन है जो कि अपने सैनिकों की शहादत भी कबूल नहीं करता। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि जनरल बिपिन रावत की तरफ से जो आज दहाड़ चीन को लेकर आई है, उस पर आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी को लेकर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। पहले डोकलाम हुआ तो हमने चीन को खदेड़ दिया, 3 महीने पहले पैंगोंग हुआ तो हमने फिंगर एरिया में चीन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद चीन को क्या सबक नहीं लेना चाहिए? खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। और एसपी सिन्हा साहब, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको रोका था, मुझे आप बताइएगा, गलवान में जो कुछ हुआ उसके बाद चीन बार बार बातचीत की बात तो करता है, टेबल पर आता है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। क्या हिंदुस्तान को स्ट्रेटेजी में बदलाव करना होगा? क्या चीन की इस चालबाजी को समझने के लिए उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है, और जिसका साफ संकेत सीडीएस बिपिन रावत ने दे दिया? एकदम, देखिए, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बहुत सही कहा है कि यदि बातचीत फेल करता है, असफल होता है, तो हम मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं। देखिए, किसी विवाद के 2 रास्ते होते हैं, 2 समाधान के बिंदु होते हैं। पहला कूटनीति, बातचीत, और दूसरा मिलिट्री एक्शन। तो मुझे नहीं लगता है कि कूटनीति और बातचीत ज्यादा सफल होगी, क्योंकि चीन बातचीत को पिंग पोंग स्ट्रेटजी, पिंग पोंग का मतलब होता है जैसे आप बैडमिंटन खेला होगा, इधर से शटल जाता है, उधर से शटल आता है, और वो कूटनीति कर रहा है, पिंग पोंग डिप्लोमेसी कर रहा है हमारे साथ। और चीन का उद्देश्य है कि बातचीत के माध्यम से हिंदुस्तान को थका दो। जब भी मीटिंग होता है तो चीन की मैं टेक्निक बताता हूं, वो क्या करेगा कि मान लीजिए ब्रेक के पहले जो भी बातचीत हुई, मान लीजिए फिंगर 4 पे हुआ, तो ब्रेक के बाद वो फिर फिंगर 4 से शुरू करेगा। एम है कि हिंदुस्तान को थका दो और टायर आउट कर दो, ये स्ट्रेटजी है, इसको बोलते हैं टायरिंग आउट स्ट्रेटजी। और उसी का नतीजा है कि मिलिट्री लेवल टॉक्स हो गई, कूटनीतिक स्तर की बातचीत हो गई, लेकिन नतीजा अभी तक सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चीन कहता जरूर है कि शांति समझौतों पर हम अमल करेंगे, लेकिन अमल कहीं से कहीं तक उसकी हरकतों में नजर नहीं आता। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे, स्ट्रेटजी को लेकर बात करेंगे, और साथ ही साथ मेरा सवाल प्रफुल्ल बख्शी साहब से होगा, जो कि राफेल को लेकर स्ट्रेटजी पर बात कर रहे थे, उनसे हम जानेंगे। एक ब्रेक का वक्त है।